तो आगे आपका क्वेश्चन आंसर है। कहता है किसे आवास नहीं कहा जा सकता है, मतलब आवास नहीं कहा जा सकता है। तो पहले कहा किसे जा सकता है, तो ऊँटों के साथ एक रेगिस्तान। तो ऊँटों पहला में दिया है, ऊँटों के साथ रेगिस्तान, ऊँटों के साथ रेगिस्तान। और दूसरा है आपका मछलियों के साथ एक तालाब, मछली के साथ तालाब। और तीसरा आपका है जंगली जानवरों के साथ एक जंगल, जंगली जानवर के साथ जंगल। और चौथा है आपका कि पशुओं के चरने वाली कृषि भूमि, पशुओं के चरने वाले कृषि भूमि। तो कह रहा है कि किसे आवास नहीं कहा जा सकता है, तो ऊँटों के साथ एक रेगिस्तान इसे आवास कहेंगे, मछली के साथ एक तालाब ये भी आवास कहलाएगा, जंगली जानवर के साथ एक जंगल ये भी आवास कहलाएगा, लेकिन पशुओं के चरने वाली कृषि भूमि ये आवास नहीं कहलाएगा। अब है अगला कि पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, मतलब पौधे के बारे में कुछ विशेषता जो है नीचे दिया हुआ है। तो कहता है कि उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधों के लिए विशिष्ट है। तो रेगिस्तानी पौधे के लिए, रेगिस्तानी जो पौधा होता है, रेगिस्तानी पौधा उसके लिए, रेगिस्तानी पौधा के लिए विशिष्ट होना चाहिए, मतलब रेगिस्तानी पौधा के लिए सही होना चाहिए। तो रेगिस्तानी पौधा के लिए सही क्या होगा, तो पहला देखिए है कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। रेगिस्तानी पौधा जो होता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी होता है। यह चीज़ सही है। रेगिस्तानी पौधा जो होता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी होता है और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। रेगिस्तानी पौधे की जड़ें, इनकी जड़ें जो है, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। रेगिस्तानी पौधे की जड़ें जो है मिट्टी में बहुत गहरी होती है। अगला है आपका कि बूझों को एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखित और फिसलन भरा होता है। जानवर का निवास स्थान क्या है, तो बूझों को एक ऐसा जानवर मिला जिसका शरीर जो है, धारा रेखित और फिसलनदार है। तो यह जानवर का निवास स्थान कहाँ होगा, तो यह कौन सा जानवर हो सकता है, तो मछली होगा। और मछली का निवास स्थान कहाँ होगा, तो पानी में होगा। अगला है कौन सा जीवों के लक्षण है, तो जीव के लक्षण क्या क्या होगा, जीव के लक्षण क्या क्या होगा, तो जीव के लक्षण में आपका हो जाएगा श्वसन जीव के लक्षण है। फिर प्रजनन होगा, प्रजनन भी जीव के लक्षण होगा। फिर आपका हो जाएगा अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, और पांचवा हो जाएगा उत्सर्जन। चौथा हो जाएगा उत्सर्जन। ये चारों लक्षण जीव के होते हैं। केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है, अगला क्वेश्चन है आपका कि केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है,
तो आंसर होगा त्वचा यानी कि स्किन द्वारा, स्किन द्वारा लेता है। अब है कि निम्न में से कौन सा उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो पहले जान लेंगे कि उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या क्या हो सकता है। तो उद्दीपन की प्रतिक्रिया, उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या क्या हो सकता है। तो पहला जो आपका है, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आना। मतलब खाना को देखकर, स्वादिष्ट खाना को देखकर स्वादिष्ट खाना को देखकर मुंह में पानी आना। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि छूने पर मिमोसा पौधे की पत्तियों का बंद होना। मिमोसा छुई मुई को कहा जाता है। छूने पर मिमोसा पौधे की पत्तियों का बंद होना। और तीसरा आपका है कि जब कोई वस्तु अचानक हमारी दिशा में फेंकी जाती है, जब कोई वस्तु अचानक हमारी दिशा में फेंकी जाती है तो हम अपनी आँख बंद कर लेते हैं। और चौथा में आपका दे रहा है कि अंडे से एक चूजे का निकलना। चौथा में क्या है कि अंडे से चूजे का निकलना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण है और कौन सा जो नहीं है। तो खाना को देखकर मुंह में पानी आना, ये स्वादिष्ट खाना को देखकर मुंह में पानी आना, ये उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण है। छूने पर मिमोसा यानी कि छुई मुई के पौधा जो होता है उसके पत्तियों का बंद होना, ये भी उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण है। और हमारी दिशा में आने वाली कोई गेंद या कोई वस्तु जब होता है तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, ये भी उद्दीपन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन अंडे से चूजे का निकलना ये उद्दीपन प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अब कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही है। तो पौधों में श्वसन के लिए क्या सही है। पौधों में श्वसन के लिए सही है। मतलब पौधों में श्वसन के लिए क्या सही है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन के अनुसार, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। श्वसन दिन और रात, दिन और रात दोनों समय होता है। दिन और रात दोनों समय होता है। वही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही है। तो पौधों में श्वसन के लिए सही है क्योंकि श्वसन क्या सही है। तो श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। आगे आपका क्वेश्चन है, कि कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत है। तो उत्सर्जन के बारे में गलत है और उत्सर्जन के बारे में सही क्या क्या है जो पहले जान लेंगे। तो उत्सर्जन के बारे में गलत कथन पूछ रहा है। तो सही क्या क्या है। तो पहला में आपका दिया है उत्सर्जन पौधों में होता है। उत्सर्जन पौधों में होता है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कि उत्सर्जन पौधों और जानवरों दोनों में होता है। उत्सर्जन पौधों और जानवरों दोनों में होता है। तीसरा आपका ऑप्शन दिया है उत्सर्जन केवल
अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है। उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है। ये तीसरा में दिया है। और चौथा आपका ऑप्शन दे रहा है कि स्राव उत्सर्जन की एक विधि है। स्राव जो है, स्राव उत्सर्जन की एक विधि है। तो उत्सर्जन के बारे में कौन सा गलत है कौन सही है ये बताना है। तो उत्सर्जन पौधों में होता है, यह सही है। उत्सर्जन पौधों और जानवरों दोनों में होता है, यह भी सही है। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है। तो उत्सर्जन में केवल पानी से छुटकारा हम लोग नहीं पाते। उत्सर्जन में हम लोग मल, त्याग, पसीना, ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थ से भी छुटकारा पाते हैं उत्सर्जन में। इसलिए ये गलत है, केवल पानी से छुटकारा नहीं पाते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थ, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ भी उत्सर्जन के द्वारा निकलता है। और मल, त्याग, ये सब भी हम लोग मूत्र वगैरह भी उत्सर्जन के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। तो केवल पानी से छुटकारा पाना या उत्सर्जन केवल पानी से छुटकारा पाना मतलब पाने की प्रक्रिया है, यह कहना गलत है। स्राव उत्सर्जन की एक विधि है, यह सही है। अब अगला आपका है कि उस सेट को चुने जो प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। उस सेट को चुने जो प्राकृतिक निवास के लिए केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा सेट है जो कि प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो केवल जैविक घटक हो और प्राकृतिक आवास से रिलेटेड हो। इसीलिए कह रहा है कि उस सेट को चुने जो प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो जलीय पौधे होगा, और फिर आपका मछली हो जाएगा, और आपका मेढक हो जाएगा, और कीट हो जाएगा। जलीय पौधे, मछली, मेढक और कीट। जलीय पौधे, मछली, मेढक, कीट, ये सभी है जो कि केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। जलीय पौधे, मछली, मेढक, कीट। अगला है कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो आपका यहाँ पर कह रहा है प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो पहला में ऑप्शन में दिया है कि पेड़ की टहनी से नया पत्ता निकलना। पेड़ की टहनी से नया पत्ता निकलना। दूसरा ऑप्शन में दिया है कि कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया। कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया। तीसरा आपका ऑप्शन में दिया है कि एक बीज पौधे के रूप में विकसित हो रहा है। एक बीज पौधे के रूप में विकसित हो रहा है। चौथा आपका दिया है अंडे से चूजे का निकलना। अंडे से चूजे का निकलना।
अंडे से चूजे का निकलना, तो इसमें कहता है प्रजनन से संबंधित नहीं है। तो कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया, ये प्रजनन से संबंधित है। एक बीज पौधे के रूप में विकसित हो रहा है, ये भी प्रजनन से संबंधित है। अंडे से चूजे का निकलना, ये भी प्रजनन से संबंधित है। लेकिन कहता है पेड़ की टहनी से नया पत्ता निकलना, ये प्रजनन से संबंधित नहीं है। अगला है प्रजनन के संबंध में नीचे विषम को चुने। तो प्रजनन के संबंध में नीचे विषम को चुने, तो विषम को चुनना है। तो ए में ऑप्शन आपका दिया है मुर्गी के अंडे, मुर्गी के अंडे। और बी में आपका ऑप्शन दिया है पौधे के बीज, पौधे के बीज। और सी में आपका दिया है आलू की कलियां, आलू की कलियां। और डी में आपका दिया है आम के पेड़ की जड़ें, आम के पेड़ की जड़ें। तो प्रजनन से रिलेटेड मतलब विषम चुनना है। तो मुर्गी के अंडे ये प्रजनन से संबंधित ठीक है। पौधे के बीज मतलब ये भी प्रजनन से रिलेटेड होगा। आम की कलियां ये भी प्रजनन से संबंधित होगा। लेकिन आम के पेड़ की जड़ें ये प्रजनन से संबंधित नहीं होगा, ये विषम हो मतलब यहाँ पर कहलाएगा। कहता है यद्यपि जीव मर जाते हैं, मतलब यदि जो जीव मर जाते हैं, यदि जो जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। लेकिन इसका प्रजाति जो है, प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहता है, जीवित रहता है। तो सजीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है? तो सजीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है? तो आपका आंसर होगा प्रजनन। क्या होगा? प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन है कि यद्यपि जीव मर जाते हैं, मतलब यदि जो जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है, तो सजीवों की कौन सी वह विशेषता है जो यह संभव बनाती है? तो प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। यदि जो जीव मर जाता है लेकिन उसका प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहता है, तो सजीवों की कौन सी विशेषता यह संभव बनाती है? तो प्रजनन है जो कि संभव बनाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखेंगे? यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं? तो क्या परिवर्तन होगा यदि जो आप रेगिस्तान में जाइएगा तो अपने मूत्र में क्या परिवर्तन देखिएगा? तो पहला परिवर्तन आपका होगा कि कम मात्रा में पेशाब निकलेगा, कम मात्रा में पेशाब निकलता है, कम मात्रा में पेशाब निकलता है। और दूसरा है कि बहुत पतला पेशाब निकलता है, बहुत पतला पेशाब निकलता है, बहुत पतला पेशाब निकलता है। यदि जो आप रेगिस्तान में जाइएगा तो रेगिस्तान में जाने पर देखिएगा कि आपके मूत्र में क्या परिवर्तन होगा। तो कम मात्रा में पेशाब निकलेगा और दूसरा है कि बहुत पतला पेशाब निकलता है। अब आपको है आगे जानना, ऊँटों का आवास रेगिस्तान में होता है। ऊँटों का आवास कहाँ होता है? तो ऊँटों का आवास रेगिस्तान में होता है। ऊँटों का आवास रेगिस्तान में होता है। मछलियों का आवास कहाँ होगा? तो मछली का आवास कह सकते हैं तालाब में या समुद्र में या नदी में।
जंगली जानवर का आवास कहाँ होगा? जंगली जानवर का आवास जंगल में होगा। जंगली जानवर का आवास कहाँ होगा? तो जंगल में होगा। अगला है कि आवास दो प्रकार के होते हैं। आवास जो है, आवास कितना प्रकार के होगा? तो दो प्रकार के होगा, पहला और दूसरा। आवास कितना प्रकार के? तो दो प्रकार के होता है। आवास दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थलीय आवास हो गया, पहला आपका हो जाएगा स्थलीय आवास, और दूसरा आपका हो जाएगा जलीय आवास। दूसरा हो जाएगा जलीय आवास। तो स्थलीय आवास में क्या क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, घास के मैदान आ जाएगा, घास के मैदान आ जाएगा स्थलीय आवास में। फिर आपका मरुस्थल आएगा, मरुस्थल आ जाएगा। फिर तटीय व पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, तटीय व पर्वतीय तटीय व पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा स्थलीय आवास में। स्थलीय आवास में क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, घास के मैदान होगा, मरुस्थल होगा, तटीय व पर्वतीय क्षेत्र आएगा। अब जलीय आवास में क्या क्या आ जाएगा? तो जलीय आवास में आपका जलाशय हो जाएगा, जलीय आवास में आपका जलाशय हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, झील हो जाएगा, फिर नदियाँ हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, समुद्र हुआ, फिर दलदल हो जाएगा। ये सभी जलीय आवास में हो जाएगा। और रेगिस्तानी पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं क्योंकि उनकी पत्तियां छोटी होती है। रेगिस्तान का जो पौधा होता है, रेगिस्तानी पौधा जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी होता है। रेगिस्तानी पौधा जो होता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, क्योंकि उनकी पत्तियां जो है उनकी पत्तियां छोटी होती हैं, उनकी पत्तियां छोटी होती है। रेगिस्तानी पौधा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं क्योंकि उनकी पत्तियां छोटी होती है। उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। रेगिस्तानी पौधा की जो जड़ होता है, रेगिस्तानी पौधा को जो जड़ होता है मिट्टी में बहुत गहरी होती है। रेगिस्तानी पौधा का जड़ जो होता है मिट्टी में बहुत गहरी होती है। रेगिस्तानी पौधे पत्तियों या तनों पर पतले। रेगिस्तानी पौधा जो होता है, रेगिस्तानी पौधा तो रेगिस्तानी पौधा जो होता है उसका पत्तियों या तने पर पतले, रेगिस्तानी पौधा के पत्ती या तना पर पतला मोमी उपत्वचा, पतला मोमी उपत्वचा और रेजिन सतह वाले होते हैं। पतला मोमी उपत्वचा और रेजिन सतह वाले होते हैं। मतलब रेगिस्तानी पौधा जो होता है उसका पत्ती या फिर तना पर पतला सा मतलब मोमी उपत्वचा और रेजिन सतह वाला होता है। मतलब कह सकते हैं रेगिस्तानी पौधे के पत्ती या तना पर है जो कि मोमी उपत्वचा होता है और रेजिन सतह होता है। इन पौधों की कांटेदार प्रवृत्ति इनको तेज गर्मी में भी खड़ा रखती है। रेगिस्तानी पौधे में क्या होता है कि कांटेदार
कांटेदार प्रवृत्ति होता है। रेगिस्तानी पौधे की प्रवृत्ति जो है कांटेदार होती है, जो तेज गर्मी में भी इनको खड़ा रखता है, रेगिस्तानी पौधों को खड़ा रखता है। बहुत अधिक संख्या में कांटेदार सतह वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक होते हैं। मतलब ये जो कांटेदार सतह होता है, कांटेदार सतह ये बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। बहुत अधिक होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन कम करता है। रेगिस्तानी पौधे के कांटे और बाल जैसे रेशे उन्हें छाया प्रदान कर सूर्य की गर्मी से बचाते हैं। रेगिस्तानी जो पौधा होता है तो उसमें कांटा होता है और बाल होता है। तो कांटा और बाल जैसा रेशा होता है, कांटा और बाल जैसा रेशा होता है जो उसको मतलब छाया प्रदान करता है, रेगिस्तानी पौधा को छाया प्रदान करता है ताकि सूर्य की गर्मी से बचे। बूझो एक ऐसा जानवर के सामने आता है जिसका शरीर सुव्यवस्थित और फिसलन भरा है। जानवर का निवास स्थान पानी होगा। जलीय जंतुओं का शरीर जो है सुव्यवस्थित फिसलन वाला होता है। जलीय जंतु जो होता है उसका शरीर, जलीय जंतु का शरीर सुव्यवस्थित फिसलन वाला होता है, जो उन्हें पानी के अंदर आसानी से तैरने में मदद करता है। जलीय जंतु का शरीर जो है सुव्यवस्थित और फिसलन वाला होता है, जो उसको पानी के अंदर आसानी से तैरने में मदद करता है। शरीर की संरचना न केवल जलीय जंतुओं को आसानी से तैरने में मदद करती है, बल्कि उन्हें शिकारियों से बचने, अपने शिकार को आसानी से पकड़ने और ऊर्जा बचाने में भी मदद करती है। ये जो जलीय जीव होता है तो इनके शरीर की जो संरचना होता है, यह उन्हें शिकारियों से बचने में, जलीय जीव के शरीर की संरचना उनको शिकारी से बचने में, अपने शिकार को आसानी से पकड़ने में और ऊर्जा बचाने में भी मदद करता है। जलीय जंतु के शरीर की संरचना ऐसा होता है कि उसको शिकारी से बचने में मदद मिलता है और शिकार को आसानी से पकड़ने में भी मदद मिलता है उसके शरीर की संरचना से, और ऊर्जा बचाने में भी मदद मिलता है। अब है स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। मतलब स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जीव है जिनका शरीर जो है धारा रेखीय नहीं होता है। इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। जब वे चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। ये सब जब चलते हैं, स्क्विड एवं ऑक्टोपस ये सब जब चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। मतलब स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतु का शरीर है जो धारा रेखीय नहीं होता है।
लेकिन जब वो चलता है तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेता है। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल यानी कि कलोम होता है। मतलब ये जो जलीय जंतु होता है उसको वो जलीय जंतु होता है उनको जल में श्वास लेने के लिए गिल यानी कि कलोम होता है। जलीय जंतु जो होता है उनको उन्हें श्वास लेने के लिए गिल कहो या फिर कलोम को जलीय जंतु में होता है श्वास लेने के लिए। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन जो है श्वसन एक अपचयी क्रिया है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है। जीवों में हर समय श्वसन होता है। जीव जो होता है उसमें जीव में श्वसन हमेशा होता है। जीव में श्वसन हमेशा होता है। जीवधारी प्रजनन क्रिया के द्वारा जीवधारी जो होता है प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने ही जैसे जीव पैदा कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं ऐसा नहीं कर सकते हैं। जीवधारी जो होता है जीवधारी प्रजनन क्रिया के द्वारा जीवधारी प्रजनन क्रिया के द्वारा अपने जैसे ही जीव पैदा कर सकते हैं, लेकिन अपने जैसे ही जीव पैदा कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं ऐसा नहीं कर सकता। सभी जीवधारियों में विविध उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि और भी कई प्रकार के अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ बनते हैं। जितना भी जीवधारी है जितना भी जीवधारी है उसमें विविध उपापचयी क्रिया उपापचयी क्रिया होता है। तो सभी जीवधारियों में विविध उपापचयी क्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप जल कार्बन डाइऑक्साइड केवल जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि और भी कई प्रकार के अनावश्यक केवल जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि कई प्रकार के अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ बनते हैं। मतलब सभी जीवधारियों में विविध उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि और भी कई प्रकार के अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ बनता है। जीव वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के अनुसार वे अपनी संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं। वह अनुकूलनशीलता कहलाता है। जो जीव वातावरण में निरंतर होने वाली परिवर्तनों के अनुसार अपनी संरचना में परिवर्तन करते हैं वह अनुकूलनशीलता
अनुकूलनशीलता कहलाता है। अनुकूलनशीलता कहलाता है। कह रहा है कि जीव वातावरण में निरंतर होने वाली परिवर्तनों के अनुसार अपनी संरचना और क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं, वह अनुकूलनशीलता कहलाता है। सभी जीवधारी में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है। अनावश्यक पदार्थ, सभी जीवधारी में अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है। केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। उनकी त्वचा नम और पतली होती है। केंचुए की त्वचा जो है नम और पतली। केंचुआ जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। अब केंचुआ की त्वचा जो है नम और पतली होती है। नम त्वचा क्षेत्र में छोटी रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है। ये जो नम त्वचा क्षेत्र होता है उसमें छोटी रक्त कोशिकाएं होती है, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। नम त्वचा क्षेत्र जो होता है उसमें छोटी रक्त कोशिकाएं होती है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। इस क्षेत्र से घुले हुए हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ये जो क्षेत्र है गैसों का आदान प्रदान होने, जो केंचुआ का नम त्वचा वाला जो छोटी रक्त कोशिकाएं है उसके द्वारा मतलब घुला हुआ हीमोग्लोबिन उसके द्वारा घुला हुआ हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। कहता है केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है, लेकिन केंचुआ की त्वचा जो है नम और पतली होती है। नम त्वचा क्षेत्र में छोटी रक्त कोशिकाएं होती है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। इस क्षेत्र से मतलब गैसों का जो आदान प्रदान होता है उस क्षेत्र से मतलब नम त्वचा वाली जो क्षेत्र होता है तो नम त्वचा वाली क्षेत्र से घुले हुए हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। नम त्वचा क्षेत्र से घुले हुए हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। केंचुआ पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फुट गहराई तक रहते हैं। केंचुआ जो है पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फुट गहराई तक रहते हैं। केंचुआ जो है पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फुट की गहराई तक रहते हैं। यह अधिकतर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सड़ी गली पत्ती, बीज, छोटे कीड़ों के लार्वा, अंडे इत्यादि खाते हैं। केंचुआ क्या खाता है? तो केंचुआ खाता है सड़ी गली पत्ती या फिर बीज या छोटे कीड़ों के लार्वा या फिर अंडे, ये सब केंचुआ खाता है।
केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। उद्दीपन बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। मतलब बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि गर्म वस्तु के छूने के संपर्क में आने पर शरीर का पीछे हटना। गर्म वस्तु को छूने पर हमारे शरीर का पीछे हटना। और छुई मुई के पत्ते को छूने पर पत्ते का सिकुड़ जाना। छुई मुई के पत्ते को छूने पर पत्ते का सिकुड़ जाना, ये भी उद्दीपन का क्रिया है। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित या जागृत करने की क्रिया। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित या जागृत करने की क्रिया या भाव अथवा उकसाने या भड़काने की क्रिया या भाव। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित या जागृत करने की क्रिया या भाव अथवा उकसाने या भड़काने की क्रिया या भाव उद्दीपन कहलाता है। उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है कि उत्तेजित या जागृत करने की क्रिया या भाव अथवा उकसाने या भड़काने की क्रिया उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उद्दीपन जो है उद्दीपन क्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो थॉर्नडाइक द्वारा। उद्दीपन क्रिया सिद्धांत जो है उद्दीपन क्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो थॉर्नडाइक द्वारा। उद्दीपन क्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो थॉर्नडाइक द्वारा। पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, जिससे पौधे की अन्य विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन होता है। पौधों में श्वसन दिन और रात होता है। पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, जिससे पौधों में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन के फलस्वरूप पौधे में आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन के फलस्वरूप पौधों में आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन होता है। पौधों में श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है रात में। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है रात में, नहीं दिन में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है दिन में। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और जल और ऊर्जा जैसे और ऑक्सीजन
दिन में कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण के रूप में पौधे के द्वारा उपयोग किया जाता है और ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा जैसे पदार्थ उत्पादित किया जाता है। ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की तरह पौधों में हवा से रंध्र प्रकाश संश्लेषण की तरह पौधों में हवा से रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है जिसे एरोबिक श्वसन कहते हैं। मतलब कह रहा है ओवरऑल कि प्रकाश संश्लेषण की तरह ही हवा से रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे एरोबिक श्वसन कहते हैं। मतलब रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधा जो है रंध्र के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधा जो है रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण की तरह मतलब प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, ऑक्सीजन देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि श्वसन में क्या होता है कि पौधा है जो रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। श्वसन में पौधा क्या करता है कि रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, जिसे एरोबिक श्वसन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ग्रहण करता है, लेकिन श्वसन में क्या होता है कि पौधा जो है रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, जिसे एरोबिक श्वसन कहा जाता है। अब आगे है कि उत्सर्जन। तो उत्सर्जन एक जीवित जीव के शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया है। तो उत्सर्जन जीवित जीव से शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया है। केवल अतिरिक्त पानी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पदार्थ, मल आदि शामिल है। कचरे में मतलब कचरा जो होता है, कचरा में केवल अतिरिक्त पानी नहीं होगा। कचरा में केवल अतिरिक्त पानी नहीं होगा। कचरा में केवल अतिरिक्त पानी नहीं होगा। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मल आदि भी शामिल होता है कचरा में, जो कि अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। तो कचरा में केवल पानी नहीं कहलाएगा। कचरा के रूप में मतलब पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मल आदि भी शामिल होता है।
स्राव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जानवर या पौधा एक तरल पैदा करता है और छोड़ता है। मल त्याग की एक विधि है। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर से अनावश्यक उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने शरीर से अनावश्यक